अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। आज हम जो हमारा काम है ओप में वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आज हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। बेसिकली क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर हम मेथड्स और वेरिएबल्स लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहे क्लासेस है is the building block that leads to object oriented programming. It has a user defined data type। और इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होंगे इसके ओवन डाटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शन होंगे। बेसिकली वो वेरिएबल्स जो हम क्लास के अंदर इस्तेमाल करेंगे उनको डाटा मेंबर्स कह रहे हैं, और वो फंक्शन जो हम क्लास के अंदर यूज़ करेंगे उनको मेंबर फंक्शन कह लें या मेथड्स कह लें। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं को डिफ़ाइन किया गया, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को। तो क्लास देखते हैं बेसिकली क्लास किस तरह होगी। तो क्लास के लिए हमारे पास क्लास एक कीवर्ड है। क्लास लिख के आगे क्लास का नेम होगा, कुछ भी नेम हो सकता है। कोशिश किया करें कि जिस पर्पस के लिए आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं या वेरिएबल कोई क्रिएट कर रहे हैं, आप उसी के नाम का वेरिएबल या क्लास का नेम इस्तेमाल करें ताकि उसको पढ़ के आपको आइडिया हो सके कि मतलब पढ़ने में आसानी हो जाए। जैसे कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपने रखना है, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए या मार्क्स वगैरह या कोई भी चीज़ इनपुट करने के लिए जो स्टूडेंट से रेलिवेंट है, तो आप कोशिश करें कि उस क्लास का नेम स्टूडेंट ही रखें। तो ये अच्छे इंप्रेशन है ताकि एग्जामिनर जब उसको रीड कर रहा हो तो उसको क्लास के नेम से ही पता चल जाए कि ये इस पर्पज़ के लिए क्लास क्रिएट की गई है। तो बाकी ये क्लास की बॉडी होती है, इसके अंदर हम मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर्स को इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे अपना। और इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी होंगे, इसी के अंदर ही क्लास की बॉडी के अंदर ही कंस्ट्रक्टर होगा, डिस्ट्रक्टर होगा। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसलिए उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अभी हम यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में ही रहेंगे। अब क्लासेस के अंदर सबसे मेन जो चीज़ होगी, सबसे पहला पॉइंट वो है एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं कि जो हमारे मेंबर फंक्शन है या मेंबर वेरिएबल्स हैं, मतलब यहाँ पे क्लास के अंदर जो भी क्लास के अंदर हम चीज़ बनाएंगे, जो भी कोड लिखेंगे, उसको एक्सेस कैसे होगा, या वो मेन में एक्सेस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यहाँ कह लेंगे क्लास की जो बॉडी है, इस बॉडी के बाहर रहते हुए हम इसकी बॉडी के अंदर की जो चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस चीज़ को हमारा एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिस तरह मैं कहता हूँ इंट ए, ये एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को मैं इसको मेन फंक्शन में या किसी और फंक्शन में इसी क्लास की बॉडी के बाहर के आउटसाइड फ्रॉम द क्लास क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसको ए को या नहीं, इस चीज़ को डिफाइन करता है एक्सेस स्पेसिफायर C++ में। बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, तो हमारे पास C++ है तो हम इसी के बात करेंगे ज़्यादा। तो C++ में हमारे पास 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। फर्स्ट जो है पब्लिक, प्राइवेट, और थर्ड है प्रोटेक्टेड। पब्लिक जो होगा, हम जो भी वेरिएबल्स या जो भी हमारे मेथड्स होंगे उनको हम पब्लिक रख लेंगे, तो आउटसाइड एक्सेसिबल होंगे। कहाँ से? आउटसाइड फ्रॉम द क्लास। जो हमारी क्लास है उसकी बॉडी से आउटसाइड हम उनको इजीली एक्सेस कर सकेंगे। इसके बरक्स अगर हम प्राइवेट देखें तो प्राइवेट क्या होंगे? प्राइवेट ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे फंक्शन होंगे जो कि क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो जब जो हमने चीज़ें हाइड रखनी होंगी उनको हम प्राइवेट रख लेंगे। तो जिन चीज़ों को हम प्राइवेट रख लेंगे वो हाइड हो जाएंगी यूज़र से, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से ज़्यादा सिक्योरिटी को बेहतर कर सकेंगे। यहाँ पे सिंपल हम ये थोड़ा बहुत ही सीख रहे हैं, तो नेक्स्ट वहाँ पे वो टॉपिक हमारा अलग है, वो आगे देखेंगे। इसके थर्ड जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड बेसिकली प्राइवेट की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। प्रोटेक्टेड जो होते हैं ना, ये हम क्लास की बॉडी के बाहर हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन उन क्लासेस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जो इनहेरिट हुई होती हैं इस क्लास के साथ। फॉर एग्जांपल जो हमारी क्लास, हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक ए और एक बी।
तो हम ए क्लास को इनहेरिट किया हुआ है बी क्लास के साथ, तो ए क्लास का प्रोटेक्टेड जो डाटा होगा हम उसको बी क्लास के अंदर यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर वो क्लास इनहेरिट नहीं है दूसरी क्लास के साथ और हम किसी दूसरी क्लास में जो इनहेरिट नहीं हुई उस क्लास में जाके ए क्लास का जो प्रोटेक्टेड डाटा है उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड जो है वो प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि आपने सिर्फ या तो इस क्लास की बॉडी में रहना है या उस क्लास में एक्सेस हो सकोगे आप जो कि इसके साथ इनहेरिट हुई होगी। अब ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आगे चल के अभी इसको सिर्फ यही चीज़ देखें कि ये प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो इनहेरिटेड क्लासेस में एक्सेस हो सकते हैं और दूसरी क्लासेस में एक्सेस नहीं हो सकते। आप सिर्फ यही चीज़ देखें अभी, बाकी जो इसको डिटेल में लेके जाना वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जब हम इनहेरिटेंस करेंगे। क्लासेस के बाद ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब हम क्लास क्रिएट करते हैं ना तो वो कोई भी मेमोरी में उसको स्टोरेज एलोकेट नहीं होती। कब तक नहीं होती? जब तक हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब हम बना देते हैं इसको बेसिकली इंस्टेंस ऑफ क्लास का इंस्टेंस कहा जाता है ऑब्जेक्ट को। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो वो जो हमने क्लास का फंक्शन लिखे होते हैं या वेरिएबल लिखे होते हैं जितनी भी उसको मेमोरी एलोकेट होनी होती है एक प्रोग्राम में वो तब होती है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले उसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि क्लास को मेमोरी का जब हम क्लास बनाते हैं तो क्या उसको मेमोरी एलोकेट होती है कि नहीं होती? तो मेमोरी एलोकेट नहीं होती। कब होती है? जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम इसको कोड करके देखते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को, और प्राइवेट पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफाइड है इनको भी इस्तेमाल करते हुए हम कोडिंग में देखेंगे। तो आप डेव C++ में कर सकते हैं। इसके अलावा आप विजुअल कोड स्टूडियो में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी में करें डेव C++ में। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको इजीली एक्सेसिबल हो। लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवाने, ये प्रोग्राम को स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब मैं क्लास क्रिएट करता हूँ कोई भी। पहले कीवर्ड क्लास का देखें, क्लास का कीवर्ड फर्स्ट सीक स्मॉल रखना है। याद रखें कि C++ के अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं हमें प्री डिफाइन मिले हुए हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब क्लास में कह देता हूँ मैंने टेस्ट के नाम से क्लास बनाई, ये क्लास की बॉडी। अब क्लास की बॉडी यहाँ पे एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर ज़रूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्लास है। अब यहाँ पे लेते हैं इंट ए वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लिया ए। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, चलो दो ले लेते हैं। इंट बी, दो वेरिएबल ले लिए। एक मेथड भी बना लेते हैं सम के नाम से। इसके अंदर कुछ भी नहीं, सिंपल एक मैसेज कह देते हैं। सिंपल एक मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया और कुछ भी नहीं करवाया सम के नाम से जो मैंने मेथड बनाया। अब मेन में गए, मेन क्लास में जाके यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करना है, क्लास तो बन गई लेकिन इस क्लास को कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो हम जानते हैं कि जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है एक प्रोग्राम की तो वो मेन से स्टार्ट होती है। तो मेन से एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा क्लास में जाने के लिए। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो वो क्या करेगा, वो कंट्रोल हमारा ईजिली वहाँ तक जा सकेगा क्लास के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, क्लास का नेम होगा। ठीक है, क्लास का नेम लिखेंगे और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट का नेम होगा ना, ऑब्जेक्ट नेम फिर लिखेंगे। सब मतलब ये कि हमारी क्लास का नेम टेस्ट है और हमने ऑब्जेक्ट बनाना है ओबीजे लिख दिया। कोई भी मतलब आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई नाम लिख सकते हैं। तो ये क्या बना, ये ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का। कौन सी क्लास? जिसका नाम टेस्ट है। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ ए और बी जो वेरिएबल्स हैं मैं इनको भी एक्सेस कर सकूँ और सम जो है मेथड मेरा इसको भी एक्सेस कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ओबीजे डॉट, अब मैंने डॉट लगाया। तो डॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या है, ये थोड़ा एड्रेसिंग का काम करता है कि जो हमने जो जो चीज़ों को एक्सेस करना है तो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उसने कोई भी चीज़ मुझे एक्सेस करने की इजाज़त नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी हम लिखें, कोई वेरिएबल्स या मेथड्स लिखें, वो क्या होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट।
अगर हम यहाँ पे प्राइवेट लिख भी देते हैं तो भी ये प्राइवेट रहेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट भी प्राइवेट रहते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इन तीनों को मेन में जाके एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ेगा। अब देखें मैंने एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लिख दिया, इसके नीचे जितना भी कोड है अब ये पब्लिक हो गया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखें आगे तीनों ही एक्सेस हो रहे हैं, ए बी, बी बी और सम भी। तो ये तीनों हम क्या कर सकते हैं, इनको इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं obj.b, और इसी तरह मैं मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ, सॉरी ये मेथड को भी कॉल कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो a और b वेरिएबल्स हैं मैं इनको ना कॉल करूँ, ये ना कॉल हो, इनको एक्सेस ना कर सकूँ, सिर्फ मैं मेथड को एक्सेस करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको प्राइवेट कर देता हूँ और जिसको कॉल करना चाहता हूँ या एक्सेस करना चाहता हूँ उसको मैंने पब्लिक रख लिया। अब देखिएगा obj डॉट, और सिर्फ हमारा वही मेथड जो है वही वहाँ यहाँ पे शो होगा और इसी को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसको कोड कर देता हूँ। सिंपल क्या करते हैं, सीन करवा देते हैं, सॉरी ए और बी में दोनों में कोई ना कोई डाटा इनपुट करवा दिया, और मैं करवाता हूँ a प्लस बी। इसको मैं सम करवा के डिस्प्ले करवाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ऐसा होता है। तो इसे सबसे पहले मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसे सेव कर लेता हूँ कहीं पे, और सेव एज, ठीक है इसे मैंने सेव कर लिया। और इसे अब मैं कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल और साथ रन भी कर देता हूँ। तो अभी ये कंपाइलेशन हो रही है, जैसे कंपाइल हो जाएगा तो फिर ये चल पड़ता है, तो इसको देख लेते हैं हम किस तरह से वर्किंग करता है ये। तो ये कंपाइल होके रन हो चुका है। यहाँ पे दो जो वेरिएबल्स हमारे सीन हो रहे थे मैं इन दोनों में डाटा इनपुट कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, सम करवा के दिखा लिया 15। तो ये बेसिकली सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम क्या मेन क्लास के अंदर कम से कम कोड लिख के देखो। सिंपल क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने एक ही क्या किया, इसको कॉल की, और सिंपल क्या हुआ, वो जो भी मेरा काम था जो मैं करना चाहता था वो हो चुका है। अब इसके साथ साथ हमें फ़ायदा क्या है, ये तो यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन ही हुए ना, हम यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन से काम कर लेते थे, तो यहाँ तक तो काम वही है। ये एक न्यू लाइन लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, हम तो यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन सिंपल फंक्शन को कॉल कर लेते थे तो वो कॉल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अब फ़ायदा क्या हुआ, obj मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और मैसेज भी दे देता हूँ ताकि आपको नंबर्स को इनपुट करवाने के लिए मैंने एक मैसेज दे दिया। अब मैं क्या किया, मैंने obj एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट होने लगे हैं। मैं obj1 करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने obj से कॉल किया सम मेथड को, अब मैं obj1 से कॉल करता हूँ सम मेथड को। तो अब इसको कंपाइल करके और रन करके देखते हैं कि मल्टीपल जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो सेम वही मेथड चल पड़ा। तो मैं 5 और 10 करता हूँ तो उसने 15 आउटपुट करवा दिया, और सेम फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में नहीं गया तो उसी लाइन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है दोबारा से नंबर इनपुट कर दें 3 और 4, तो उनका उसने सम करवा के डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि एक ही कोड जो हमने लिखा है ये मतलब एक क्लास है यहाँ से यहाँ तक, तो इसी क्लास का जितना भी कोड है उसको हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, हमने सिंपल हम चाहते हैं कि इस जितने भी एक क्लास के अंदर काम है जो भी यहाँ पे हो रहा है उसको हम 2 टाइम्स कर लें, तो हमें दोबारा सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जितने मतलब हमें 2 टाइम चाहिए 3 टाइम चाहिए तो हम यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जितने मर्जी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतने टाइम उसको जो क्लास की मेमोरी है वो अलग अलग एलोकेट हो जाएगी रैम के ऊपर। इसको ज़रा पेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि बेसिकली होगा क्या। जब हमने obj1 क्रिएट किया तो
तो वो बेसिकली ये कह लें ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसके अंदर सारी जो कोड किया था हमने वो कंप्लीट कोड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसके लिए obj1 के लिए कोड अलग था, क्यों अलग था, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो रैम के ऊपर ये एक उसको क्या हुआ मेमोरी असाइन होगी, जितनी भी मतलब उसमें मेथड्स थे या फंक्शन थे या वेरिएबल्स थे, जो कुछ था वो उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी। अब जब हमने obj2 बनाया तो सेम एज इट इज़ क्या होगा, उस कोड की कॉपी बनेगी और क्या होगा, एक सेम उतने ही साइज़ के न्यू मेमोरी एलोकेट हो जाएगी obj2 के लिए। अब हम obj1 के लिए क्या कर सकते हैं, अलग से उसी फंक्शन और उन्हीं वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और obj2 के लिए अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप obj3 मतलब ऑब्जेक्ट 3 बना लिया, तो जब आप 3 बनाएंगे तो सेम एज इट इज़ क्या होगा, उसी कोड की कॉपी का एक न्यू क्लास बन जाएगी, जो कि हमें फिजिकल तो दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन वो रैम के ऊपर बन चुकी होगी। उसका सारा कोड जो कुछ है उसको हम अलग से यूज़ कर सकेंगे obj3 के साथ। अब इसको अलग अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चेंज कर लेता कलर, यहाँ पर जो a वेरिएबल और b वेरिएबल होंगे इनके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो अलग होगा, लेकिन यहाँ पे जो a और b वेरिएबल्स होंगे उनके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो अलग होगा। फ़र्ज़ करो हमने obj1 और obj2 दोनों के जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर डाटा स्टोर करवा दिया, लेकिन obj3 हमने क्रिएट किया, उसके अंदर कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करवाई, तो ये a वेरिएबल और b वेरिएबल क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनके अंदर तो हमने कोई भी डाटा स्टोर करवाया ही नहीं। हमने obj1 को इस्तेमाल करते हुए a और b में और obj2 इस्तेमाल करते हुए a और b में हमने डाटा स्टोर करवाया, लेकिन obj3 को इस्तेमाल करते हुए हमने कोई भी यहाँ पे डाटा इनपुट नहीं करवाया, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एम्प्टी होंगे। तो होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बनाने का फ़ायदा क्या, तो और एक्सेस स्पेसिफायर्स क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, इसको ये तैयार कर लीजिएगा। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो हम कंस्ट्रक्टर का देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर कैसे इस्तेमाल होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।